आज हम भारत के नक्शे की बुनियाद को समझने वाले हैं। नहीं, हम ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के बिल्कुल पहले हिस्से की, यानी भाग 1। हमारे पास जो नोट्स हैं, वो अनुच्छेद 1 से 4 तक का एक बहुत ही साफ विश्लेषण करते हैं। ये बताते हैं कि भारत क्या है और इसकी सीमाओं को मतलब कैसे बदला जा सकता है। तो आज की हमारी चर्चा को हम 3 हिस्सों में देखेंगे। पहला, भारत की बुनियाद क्या है, यानी अनुच्छेद 1 के हिसाब से देश की परिभाषा। दूसरा, वो शक्ति किसके पास है जो भारत के नक्शे को बदल सकती है। ये हमें अनुच्छेद 2 और 3 बताएंगे। और तीसरा, इस शक्ति को इस्तेमाल करने की प्रक्रिया क्या है, मतलब मुश्किल है या आसान। इसका जवाब अनुच्छेद 4 में छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कानूनी अनुच्छेद नहीं है। ये उस सोच को, उस दर्शन को दर्शाते हैं जिसके आधार पर भारत की एकता को बनाया गया है और आज तक कह सकते हैं कि बरकरार रखा गया है। ये भारत के विचार की नींव है। तो चलिए सीधे नींव से ही शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1। इसकी पहली लाइन तो शायद हम सबने कभी ना कभी सुनी होगी। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर इसमें दो बहुत बड़ी बातें छिपी हैं। एक तो देश का नाम और दूसरा देश का प्रकार। जी हाँ। और दोनों पर संविधान सभा में काफी बहस हुई थी। कुछ लोग पारंपरिक नाम भारत चाहते थे तो कुछ आधुनिक नाम इंडिया। आखिर में एक बीच का रास्ता निकाला गया और दोनों को अपना लिया गया। ये एक तरह से देश के अतीत और भविष्य दोनों को जोड़ता है। पर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव था राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का। ध्यान दीजिए, राज्यों का परिसंघ या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा गया, जैसा कि आप देखिए अमेरिका के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था। एक मिनट, तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में असल में फर्क क्या है? सुनने में तो ये काफी एक जैसे ही लगते हैं। हमारे नोट्स में डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर इतना जोर क्यों दिया है? ये एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके दो मुख्य कारण बताए थे। पहला ये कि अमेरिकी फेडरेशन की तरह भारत का संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अमेरिका में क्या हुआ कि 13 स्वतंत्र राज्य एक साथ आए और उन्होंने मिलकर एक देश बनाने का समझौता किया। भारत में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। भारत एक इकाई के रूप में बना और फिर उसे प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया। अच्छा, तो राज्य पहले से नहीं थे कि उन्होंने मिलकर देश बनाया, बल्कि देश ने अपनी सुविधा के लिए राज्य बनाए। समझ गया। और दूसरा कारण? दूसरा कारण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो ये कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का, मतलब सेसेशन का, कोई अधिकार नहीं है। संघ टूट नहीं सकता। एक बार आप इस संघ का हिस्सा बन गए तो आप हमेशा के लिए इसका हिस्सा हैं। तो यहीं से वो मशहूर लाइन आती है जिसे हमारे नोट्स में भी खास तौर पर बताया गया है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। वाह, ये तो सुनने में ही बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। इसका असल में क्या मतलब है, जरा इसे हमारे श्रोताओं के लिए आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब बहुत गहरा है। अविनाशी संघ का मतलब है कि भारत एक देश के तौर पर हमेशा रहेगा। इसे तोड़ा नहीं जा सकता, कोई राज्य इससे अलग नहीं हो सकता। लेकिन इसके अंदर जो राज्य हैं वे विनाशी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है। उसका क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकती है, उसका नाम बदल सकती है, या दो राज्यों को तोड़कर या मिलाकर एक नया राज्य भी बना सकती है। क्या बात है। मतलब राज्यों का अपना कोई स्थायी भौगोलिक अस्तित्व ही नहीं है। उनकी पहचान और सीमाएं पूरी तरह से केंद्र सरकार की विधायी शक्ति यानी संसद पर निर्भर करती हैं। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। बिल्कुल। और ये शक्ति इसलिए दी गई ताकि देश की एकता और अखंडता को सबसे ऊपर रखा जा सके। सोचिए, उस समय जब देश का बंटवारा हुआ था और 500 से ज्यादा रियासतों को एक साथ लाना था, तब एक मजबूत केंद्र की बहुत जरूरत थी। और अनुच्छेद 1 का तीसरा हिस्सा ये भी साफ करता है कि भारत के क्षेत्र में क्या क्या आएगा। राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसे भविष्य में भारत हासिल करे। ठीक है, तो ये तो हुई भारत की परिभाषा और उसके अविनाशी होने की बात। लेकिन इस अविनाशी संघ के भीतर जो विनाशी राज्य हैं, उन्हें बदलने की शक्ति असल में काम कैसे करती है? यहीं पर अनुच्छेद 2 और 3 की भूमिका आती है ना? जी हाँ। अनुच्छेद 2 भारत की सीमाओं के बाहर से संबंधित है।
ये संसद को दो तरह की शक्ति देता है। पहला, भारत में नए राज्यों को शामिल करना और दूसरा, नए राज्यों की स्थापना करना। ये उन क्षेत्रों के लिए है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। तो अगर कोई पड़ोसी क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहे तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। एकदम सही। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है सिक्किम। सिक्किम पहले भारत का एक संरक्षित राज्य था, पूरी तरह से हिस्सा नहीं था। फिर 1975 में उसे इसी अनुच्छेद के तहत पहले एक सहराज्य और फिर भारत के पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। ये तो हो गई बाहर से किसी को जोड़ने की बात। लेकिन जो राज्य पहले से भारत का हिस्सा हैं, उनका क्या? जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना बनाया गया, उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? उसके लिए है अनुच्छेद 3, जो देश के आंतरिक पुनर्गठन से संबंधित है और ये संसद को बहुत व्यापक अधिकार देता है। जैसा हमारे नोट्स में साफ लिखा है, संसद कानून बनाकर किसी राज्य का क्षेत्र अलग करके नया राज्य बना सकती है, दो राज्यों को जोड़ सकती है, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है, किसी की सीमा बदल सकती है और यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। और इसके उदाहरण तो हमने हाल के वर्षों में खूब देखे हैं। 2014 में तेलंगाना बना, उससे पहले 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने थे। ये सब अनुच्छेद 3 की शक्ति का ही प्रदर्शन था। हाँ, ये सभी इसी अनुच्छेद के तहत किए गए पुनर्गठन के प्रमुख उदाहरण हैं। लेकिन संसद अपनी मर्जी से सुबह उठकर तो ये नहीं कर सकती होगी। मतलब इसकी कोई प्रक्रिया तो होगी। हमारे नोट्स में 2 शर्तों का जिक्र है। बिल्कुल, 2 बहुत महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो इस प्रक्रिया पर एक तरह का नियंत्रण रखती हैं। पहली शर्त ये है कि ऐसा कोई भी विधेयक यानी बिल संसद में सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही पेश किया जा सकता है। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त ये है कि राष्ट्रपति इस बिल पर अपनी सिफारिश देने से पहले उसे संबंधित राज्य के विधानसभा के पास भेजेंगे, उनका मत या विचार जानने के लिए, और इसके लिए एक समय सीमा भी तय की जाती है। पर एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर राज्य की विधानसभा मान लीजिए इस बंटवारे के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दे तो तब क्या होगा? क्या राज्य का मत मानना केंद्र के लिए जरूरी है? नहीं, और यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं विवादास्पद पहलू है। राज्य विधानमंडल का मत सिर्फ एक सलाह है, वो किसी भी तरह से राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं है। अगर राज्य हाँ कहे या ना कहे, संसद अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है और उस मत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकती है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब राज्य की चुनी हुई सरकार और विधानसभा एक मत होकर भी अपने राज्य के बंटवारे या नाम बदलने को नहीं रोक सकती। ये तो फिर से उसी अविनाशी संघ वाली बात को और मजबूत करता है कि आखिरी फैसला हमेशा केंद्र का ही होगा। कानूनी रूप से तो यही सच है। अंतिम शक्ति संसद में ही निहित है। हालांकि राजनीतिक तौर पर किसी राज्य की राय को पूरी तरह खारिज करना एक बड़ा फैसला होता है और उसके अपने राजनीतिक परिणाम भी होते हैं। पर संविधान केंद्र को ये अधिकार देता है। इसे इस्तेमाल करने की प्रक्रिया क्या है? क्या इसके लिए संविधान में कोई बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ता है, जैसे दूसरे गंभीर संशोधनों के लिए होता है? यहीं पर अनुच्छेद 4 की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। और अनुच्छेद 4 इस पूरी प्रक्रिया को आश्चर्यजनक रूप से आसान बना देता है। इसे हमारे नोट्स में एक पूरक प्रावधान कहा गया है, लेकिन असल में ये अनुच्छेद 2 और 3 को असली ताकत देता है। वो कैसे? अनुच्छेद 4 साफ साफ ये घोषणा करता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लग रहा है। अनुच्छेद 368 का संशोधन ना माने जाने का आम श्रोता के लिए क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा और बहुत बड़ा है। देखिए, संविधान के ज्यादातर हिस्सों में बदलाव करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत एक मुश्किल प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जिसे विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। इसमें सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है, जो काफी मुश्किल है। अच्छा, तो अनुच्छेद 4 इस मुश्किल प्रक्रिया से छूट देता है? एकदम। अनुच्छेद 4 कहता है कि देश का नक्शा बदलने के लिए आपको इस 2/3 वाली मुश्किल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। आप ये काम एक साधारण कानून बनाकर कर सकते हैं, जिसे साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाता है। यानी जितने सदस्य उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से बस आधे से एक ज्यादा का समर्थन चाहिए। वाह,
मतलब देश का नक्शा बदलना, एक नया राज्य बनाना, ये सब एक सामान्य कानून पास करने जितना आसान है। ये तो सचमुच केंद्र को बहुत लचीलापन देता है। हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अनुच्छेद 4(7) में ये भी कहता है कि ये कानून पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में भी अपने आप जरूरी बदलाव कर देगा। पहली और चौथी अनुसूची वो क्या है, जरा ये भी समझा दीजिए। जरूर। पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके इलाकों की लिस्ट है। जाहिर है, जब कोई नया राज्य बनेगा या किसी की सीमा बदलेगी तो उस लिस्ट को अपडेट करना होगा। और चौथी अनुसूची में ये बताया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। जब कोई राज्य बढ़ता है तो सीटों का बंटवारा भी बदलता है। तो अनुच्छेद 4 संसद को ये सारे बदलाव एक ही साधारण कानून से करने की शक्ति दे देता है। तो अगर हम इन चारों अनुच्छेदों को एक साथ रखकर देखें तो हमारे नोट्स में जो एक पिरामिड का चित्र दिया गया है वो इस पूरे स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझाता है। चलिए उस नजरिए से इसे समेटते हैं। हाँ, वो पिरामिड एकदम सटीक है। तो उस पिरामिड का बेस यानी सबसे मजबूत बुनियाद है अनुच्छेद 1, जो कहता है भारत राज्यों का एक अविनाशी संघ है। ये वो नींव है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। और इस मजबूत नींव के ऊपर खड़ी है शक्ति की इमारत। ये शक्ति अनुच्छेद 2 और 3 से मिलती है, जो संसद को भारत के नक्शे को बाहर से मतलब नए क्षेत्र जोड़कर और अंदर से यानी राज्यों का पुनर्गठन करके बदलने का पूरा अधिकार देती है। और इस इमारत के सबसे ऊपर पिरामिड की चोटी पर है प्रक्रिया यानी अनुच्छेद 4, जो ये बताता है कि इस जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल करना कितना आसान है। इसके लिए किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं, बस एक साधारण कानून काफी है। आपने एकदम सही सारांश दिया। बुनियाद, शक्ति और प्रक्रिया, ये तीनों मिलकर भारत की संघीय संरचना का मूल ढांचा तैयार करते हैं, जिसमें केंद्र को एक निर्णायक भूमिका दी गई है। तो आज की इस गहरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर एक ऐसे मजबूत केंद्र की कल्पना की थी जिसके पास देश की बदलती राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से राज्यों की सीमाओं को फिर से बनाने का अधिकार हो। हाँ, और इस लचीलेपन ने भारत की एकता को बनाए रखने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब भी भाषा या संस्कृति के आधार पर नए राज्यों की मांग उठी, तो इसी संवैधानिक रास्ते ने उन आकांक्षाओं को एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से पूरा करने में मदद की। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। संविधान द्वारा संसद को साधारण बहुमत से राज्यों का पुनर्गठन करने की अपार शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित करती है, खासकर आज के दौर में जब अक्सर केंद्र और राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होती हैं। तब इस शक्ति के क्या मायने हैं, इस पर जरूर सोचिए।